हेलो बच्चा पार्टी। तो 12वीं में आ चुके हैं आप। चैप्टर 1 फिजिक्स का खत्म हो चुका है। कैसी चल रही है जिंदगी? प्रियंका मैम ने कहा था कि नोट्स बनाते चलना और जिसके शानदार और जानदार नोट्स होंगे उसके लिए कुछ रिवॉर्ड्स रखे हुए हैं, बशर्ते आप अपने बनाए हुए नोट्स शेयर करो। अच्छा बच्चों, आपने अक्सर ये कहावत सुनी होगी कि बहाव के साथ तो हर चीज बह जाती है, शेर हो तो जरा बहाव के उल्टे आने की कोशिश तो करो, है ना। नदी जब बहती है तो अपने साथ पता नहीं कितनी चीजों को बहा के ले जाती है। क्या नदी के बहाव के उल्टे चलना पॉसिबल है? नहीं है, है ना। तो इसीलिए फिजिक्स इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे यार इसमें फिजिक्स कहाँ से आ गई, इसमें फिजिक्स कहाँ से आ गई? हमने पढ़ा है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आप चलो, किसके? फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलो तो पोटेंशियल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है ना। और अगर फील्ड की डायरेक्शन में चलना शुरू कर दो तो पोटेंशियल घटता जाता है ना। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ, फिजिक्स के इस कॉन्सेप्ट के साथ और रियल लाइफ के भी कॉन्सेप्ट के साथ बेटा आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे, है ना। मोटिवेशन के साथ शुरू करो तो लेक्चर क्या है कि अच्छा सा लगता है, फील आती है पढ़ने में। तो बेटा आज आप बहुत सारे छोटे छोटे सब टॉपिक करोगे। नीट के लिए और सीबीएसई के लिए, दोनों ही एग्जाम्स के लिए ये सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? जीरो पोटेंशियल पॉइंट फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में जीरो पोटेंशियल पॉइंट कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, क्या पॉसिबिलिटी है। पोटेंशियल डिफरेंस इन यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हम जानेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ अ स्फीयर कैरिंग यूनिफॉर्म चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड, है ना। तो एक चार्ज की एक्सटर्नल फील्ड में क्या एनर्जी होगी, तो ये सारे टॉपिक्स हम धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी। तो सबसे पहला जो आज का टॉपिक है वहां से शुरुआत करते हैं। क्या है टॉपिक? बेसिकली हम नल पॉइंट निकाल रहे हैं। हमने पहले भी नल पॉइंट निकाला है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी दो चार्जेस के बीच में ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। यहां पे हमारा एम क्या है? ठीक है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। ठीक है, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना, किसके अलोंग? ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। ठीक है, नल पॉइंट क्या होना चाहिए? नेट पोटेंशियल क्या होना चाहिए? जीरो। इसको अपन नल पॉइंट कहेंगे। अब अपन केस 1 लेकर चलते हैं। केस 1, लाइक चार्जेस, है ना। हो सकता है कि जो दो चार्जेस हैं वो लाइक चार्जेस हो। देखो बेटा, यहां पे ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे मैंने यहाँ पे प्लस Q1 चार्ज माना, यहाँ पे प्लस Q2 चार्ज माना। ठीक है, अब देखो ये दोनों नेगेटिव भी हो सकते थे, पॉजिटिव भी हो सकते थे, हम तो लाइक चार्जेस मान के चल रहे हैं। अब मैं ना दो पॉइंट लूंगी। ठीक है, एक पॉइंट मैंने यहां कहीं ले लिया। ऑल्सो मान के चलो कि Q1 Q2 से छोटा हो सकता है, Q1 Q2 के बराबर हो सकता है, Q1 Q2 से बड़ा हो सकता है। पर ये दोनों कंडीशन सेम ही है। बेसिकली इनमें से कोई एक छोटे मैग्नीट्यूड का और कोई एक बड़े मैग्नीट्यूड का चार्ज हो सकता है, या फिर दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल बराबर हो सकता है। ठीक है, ओके। अगर मैंने यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया बेटा, इसको मैं x नाम दे देती हूँ, और ये पॉइंट मैंने y ले लिया, इसको y नाम दिया है। ठीक है, ये जो x है इसको हम इंटरनल पॉइंट कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? इंटरनल पॉइंट, क्योंकि जो लाइन ए और बी को ज्वाइन कर रही है ना, तो लाइन के इस लाइन के बीच में पॉइंट x आ रहा है, इसको इंटरनल पॉइंट कहेंगे, और y को हम कहेंगे एक्सटर्नल पॉइंट। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल पॉइंट। अच्छा, वी नो दैट पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से, मैंने बोला एक ये चार्ज है Q, इससे R डिस्टेंस पे इस पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल होगा? तो फॉर्मूला क्या है? KE/Q/R, ये फॉर्मूला है, करेक्ट है ना। ओके, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा, करेक्ट। इस पॉइंट X पे एट X
इसकी वजह से पोटेंशियल VA और इसकी वजह से पोटेंशियल VB लिख देते हैं, ठीक है। हम लिख सकते हैं एट x जो भी नेट पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा VA प्लस VB, करेक्ट। जहां पे VA ग्रेटर देन 0 होगा और VB ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, VA और VB दोनों इस पॉइंट x पे ग्रेटर देन 0 होंगे क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव है। इसका मतलब कि VA प्लस VB कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होगा। इन केस Q1 एंड Q2, ठीक है, बोथ आर लेस देन 0, दोनों के दोनों नेगेटिव होते, तो उस केस में V नेट, ठीक है, क्या बनता, एट x ये बन जाता माइनस VA माइनस VB, दोनों की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होता। इसको आप लिख सकते थे माइनस VA प्लस VB, वंस अगेन नॉट इक्वल टू 0, फिर से 0 के बराबर नहीं होता। और यही चीज अगर आप y के लिए निकालते, सेम रिजल्ट आपको मिलता फॉर y, पॉइंट y पे निकालते तो वही चीज आती। A की वजह से y पे पॉजिटिव पोटेंशियल होता, B की वजह से y पे पॉजिटिव पोटेंशियल होता, है ना। सो इन शॉर्ट अगर हमारे पास लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस को और कैसे लिखा जाता है, Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0, ये शो करता है सिस्टम ऑफ लाइक चार्जेस। दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे तभी Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो लाइक चार्जेस के लिए क्या हमें इस लाइन पर कहीं भी कोई पॉइंट मिलेगा जहां पे पोटेंशियल 0 होगा? तो बेटा हमें यहां पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिल रहा। तो चलो इसको कंक्लूड करते हैं, है ना, कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन फॉर अ सिस्टम Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, ठीक है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट any point on the line joining the two charges, ठीक है, the two charges where V net equal to 0। इस लाइन पर ऐसा कहीं भी इंटरनल या एक्सटर्नल कोई पॉइंट नहीं होगा जहां पे V net 0 होगा। अब आते हैं स्पेशल केस की बात करते हैं। स्पेशल केस, ठीक है, स्पेशल केस की बात करते हैं। मान लो अगेन ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था और हम बात कर रहे हैं एट इंफिनिटी की, ठीक है। तो एट इंफिनिटी VA टेंड्स टू 0, VB टेंड्स टू 0, implies that V net tends to 0। स्पेशल केस अगर हम इंफिनिटी की बात करें तो A की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, B की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, दोनों का सम कुछ होना चाहिए, लेकिन पोटेंशियल इतना कम होगा, नेग्लिजिबल होगा कि वो सम नेग्लिजिबल या 0 के पास या क्लोज होगा, ठीक है। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट any point on the line joining the two charges where V net is equals to 0 except for infinity। infinity के अलावा ऐसा केस नहीं बनने वाला। क्लियर हुआ बच्चा पार्टी? ओके, अब हम चलेंगे सेकेंड केस पे, ठीक है। केस 2, अनलाइक चार्जेस की बात करते हैं। अनलाइक चार्जेस का मतलब क्या हुआ? फॉर Q1 इंटू Q2 लेस देन 0, मतलब इनमें से कोई एक पॉजिटिव है और कोई एक नेगेटिव है, ठीक है, या ये कह लो सिस्टम ऑफ अनलाइक चार्जेस, सिस्टम ऑफ अनलाइक चार्जेस। और अभी हम बात कर रहे हैं ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है। तो फिर से हमने एक ये लाइन मान ली है ना, यहाँ पे मैंने एक चार्ज रखा Q1, यहाँ पे मैंने एक चार्ज रखा Q2, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया A, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया B, ठीक है।
मान लो कि जो Q1 है वो मैग्नीट्यूड में Q2 से छोटा है, मैग्नीट्यूड में Q2 से छोटा है, ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, ओके। अब बेटा देखो, इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं कुछ इस तरीके से। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक पॉइंट अपन लेते हैं, ठीक है, क्लोज टू Q1, एक बार एक्सटर्नल और एक बार इंटरनल, ये देखो, ये x है, ये y है। वंस अगेन x एंड y आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली। ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, इसको मैंने a नाम दे दिया। इन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को मैंने d नाम दे दिया। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने b नाम दे दिया। ठीक है, तो अब गौर से देखते जाना, ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये d माइनस a हो जाएगा, करेक्ट। ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये d माइनस a हो जाएगा। ठीक है, और टोटल जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये d प्लस b हो जाएगा, यहां से यहां तक। आई होप कि आपको ये डिस्टेंसेस इस लेबल्ड फिगर में काफी अच्छे से क्लियर है। ठीक है, ओके। अब देखते जाना बेटा, अगर मैं एट x की बात करूं, Q1 छोटे मैग्नीट्यूड का चार्ज है तो पोटेंशियल x पे Q1 की वजह से छोटा होना चाहिए, और Q2 बड़े मैग्नीट्यूड का है तो बड़ा होना चाहिए Q2 की वजह से। बट Q1 का डिस्टेंस x से कम है तो पोटेंशियल बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, पास वाले चार्ज के पास पोटेंशियल ज्यादा होगा, करेक्ट, भले नेगेटिव पोटेंशियल मैग्नीट्यूड में बड़ा हो। Q2 से ये डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो जो पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड है ना, कम हो जाना चाहिए एट x ड्यू टू Q2, करेक्ट है। यानी एक्चुअली एक पॉइंट छोटे चार्ज के पास एग्जिस्ट कर सकता है जहां पे दोनों की वजह से पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, इक्वल होगा। और क्योंकि चार्ज का नेचर ऑपोजिट है तो पोटेंशियल को हम पॉजिटिव नेगेटिव लिख सकते हैं। तो ये x छोटे चार्ज की वजह से गुंजाइश है कि एक नल पॉइंट बन सकता है। सिमिलरली y छोटे चार्ज के पास है। ठीक है, यहाँ पे छोटे चार्ज की वजह से, मैग्नीट्यूड की वजह से पोटेंशियल छोटा लेकिन डिस्टेंस कम है तो ज्यादा, बड़े चार्ज की वजह से पोटेंशियल ज्यादा लेकिन डिस्टेंस ज्यादा कम, यानी रेशियो बराबर हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज जो हमें समझ आती है, क्या समझ के आती है, लिख ही लो। सेम आपने इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में भी मैंने आपको पढ़ाया था, और नहीं देखा है लेक्चर तो पीछे जाकर लेक्चर जरूर देख लेना। ठीक है, नल पॉइंट फॉर पोटेंशियल, ठीक है, फॉर द system where Q1 Q2 product is less than 0 will exist close to charge of smaller magnitude। चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड की पॉइंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, एमसीक्यू बन सकता है इसके ऊपर। ठीक है, अब हम दो तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला केस, ठीक है, फॉर इंटरनल पॉइंट अपन लेकर चल सकते हैं। अगर इंटरनल पॉइंट की बात करी जाए तो एट एक्स VA प्लस VB अपन 0 लेकर चलेंगे। VA क्या हो जाएगा बेटा, माइनस KE Q1, ठीक है, बाय डिस्टेंस कितना है A, प्लस KE Q2 का डिस्टेंस कितना है D माइनस A, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। इन शॉर्ट आप क्या लिख सकते हो, इक्वेशन क्या बनेगी, देखो KE कॉमन लेकर हटा दो वहां से, तो आपको यहाँ पे इक्वेशन क्या मिल रही है, Q1 अपॉन A, यानी कि रेशियो ऑफ छोटा चार्ज एंड डिवाइडेड बाय उसका जो डिस्टेंस है नल पॉइंट से, ठीक है, इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन D माइनस A, ठीक है, बड़ा चार्ज डिवाइडेड बाय उसका जो डिस्टेंस है नल पॉइंट से। तो ये लेकर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो इसको और आगे भी सॉल्व कर सकते हो, मर्जी है आपकी। ये हो जाएगा क्या, Q1 इंटू डी माइनस Q1 इंटू ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू Q2 इंटू ए। मकसद है आपका निकालना A का वैल्यू, ठीक है, तो A को उधर ट्रांसपोज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन Q1 प्लस
Q2 D इज इक्वल्स टू A। ठीक है बेटा। तो ये आपका एक बेहद इंपॉर्टेंट रिलेशन बन जाता है ना। इंटरनल पॉइंट, छोटे चार्ज का मैग्नीट्यूड ऊपर डिवाइडेड बाय सम ऑफ द टू चार्जेस इनटू द डिस्टेंस। ठीक है बेटा, फिर से देख लो, ये Q1A इधर जाएगा तो प्लस Q1A हो जाएगा, A कॉमन ले लोगे तो Q1 प्लस Q2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलो ये तो अपन ने इंटरनल पॉइंट के लिए निकाल दिया फर्स्ट केस। अब अपन चलते हैं किस पे, सेकंड केस पे। ठीक है, सेकंड केस फॉर एक्सटर्नल पॉइंट, फॉर एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, ओके। तो फॉर एक्सटर्नल पॉइंट की अगर बात करी जाए, यानी कि y की, एट y, तो एट y VA की अगर वैल्यू लिखें, फिर से वही VA प्लस VB बराबर 0, तो VA की वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा माइनस KE Q1 बाय, ये डिस्टेंस कितना है B। ठीक है, फिर प्लस KE Q2 अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा D प्लस B बराबर 0। ठीक है, फिर अगले स्टेप में आपको क्या मिलेगा बेटा, KE कॉमन लेकर हटा दोगे तो Q1 अपॉन B, ठीक है, बराबर Q2 अपॉन D प्लस B। फर्दर सॉल्व करोगे तो Q1 इंटू D प्लस Q1 इंटू B इज इक्वल्स टू Q2 इंटू B। ठीक है, फिर से क्या करोगे, इसको उधर ले जाओ। ठीक है, ये जो टर्म है इसको दूसरी साइड ले जाओ, देख लो Q1 इंटू D, Q1 इंटू B, दूसरी साइड ले जाओ। दूसरी साइड ले जाओगे तो B कॉमन आ जाएगा, और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, Q1 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2। ठीक है, एंड देन एंटायर फैक्टर मल्टीप्लाइड विथ D, एंटायर फैक्टर मल्टीप्लाइड विथ D। तो ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है वो हमने यहाँ पे डिराइव कर दिया। ठीक है, ये कौन सा केस है, फॉर एक्सटर्नल पॉइंट, और ये अपन ने फॉर इंटरनल पॉइंट। तो जल्दी से बेटा एक बार इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, मैं आपको बार बार कह रही हूँ नोट्स बनाते चलना। ठीक, अब इसमें एक केस आता है कि दो अनलाइक चार्जेस के लिए, क्वेश्चन सुनना, हाउ many null points for potential। ठीक है, how many null points for potential of the system Q1 Q2 less than 0 will exist, है ना। तो ये नीट के बच्चों के लिए इसका आंसर है। जब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस के प्रूफ भी करेंगे, है ना। अभी लेक्चर फ्लो हम दोनों को कंबाइन करके चलते हैं कि सीबीएसई भी आपका पूरा जो है थ्योरी प्रिपेयर हो जाए और नीट भी पूरा थ्योरी प्रिपेयर हो जाए, फिर स्पेशल केसेस में हम ऐसे केसेस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आंसर बेटा आप देख लो, इसका आंसर है इनफाइनाइट। ठीक है, इनफैक्ट ये जो आपका छोटा चार्ज है, इसके चारों तरफ ऐसे पॉइंट्स जहां पे वी नेट 0 होगा, ऐसे पॉइंट्स जहां पे वी नेट 0 होगा, अगर आप मिलाओ तो आपको मिलता है क्या, अ सर्किल ऑफ रेडियस 2 टाइम्स ए। इंटरनल पॉइंट हमने पहले देखा था। ठीक है, ये प्रूफ वगैरह हम करेंगे, बाद में करेंगे, अभी आपको ये याद रखना है, इसीलिए ज्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं बता रही हूं, सिर्फ आंसर याद रखना है कि हाउ मेनी नल पॉइंट्स ऑफ पोटेंशियल, 0 पोटेंशियल विल एग्जिस्ट फॉर द सिस्टम Q1 Q2 लेस देन 0। ठीक है, जहां पे Q1 इज छोटा देन Q2, ये पर्टिकुलर केस में Q1 इज छोटा देन Q2 इन मैग्नीट्यूड। तो ऐसे इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं, इनफैक्ट एक पूरा सर्कल बनता है। ठीक है, ओके। तो बेटा अगर अब हम फिर से देख लें कि हमारा आज का जो एम था, है ना,
उसमें जीरो पोटेंशियल फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ये अपन ने क्या कर लिया, हो गया अपना फिनिश। अब अगला सेक्शन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इन यूनिफॉर्म फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस इन यूनिफॉर्म फील्ड मतलब यूनिफॉर्म फील्ड में दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाए, ये हम डिस्कस करेंगे। और इसको डिस्कस करने के पहले, ठीक है, हम एक रिलेशन पढ़ेंगे और उस रिलेशन की हेल्प से फील्ड को पोटेंशियल की इक्वेशन से कैसे फाइंड आउट किया जाए वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, तो टॉपिक क्या है बेटा, टॉपिक है आपका अभी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, अब जैसे अगर मैंने आपको बोला होता ये यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यहां पे हम पॉइंट्स लेते हैं ए बी और बी की लाइन में ये पॉइंट आता है सी। ठीक, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं कि रिलेशन क्या है वी ए वी बी एंड वी सी का, क्या रिलेशन है बताइए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप पोटेंशियल की बात करोगे आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि आपके पास क्या है, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। क्या है बेटा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ठीक है, तो आपके दिमाग में एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मान लो कि आपने यहां बी पर बिठा दिया, बी पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। अगर आप बी से ए इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने की कोशिश करोगे, है ना, तो आपको एक पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा क्योंकि आप फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो। ये फील्ड जो है इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगी Q नॉट E, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। आप जो फोर्स अप्लाई करोगे ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हो, पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं कि जो VA है, पोटेंशियल एट ए ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी होगा। इसको समझने में अपन को, ये रिलेशन को समझने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर बात करी जाए सी की, एट पॉइंट सी की, तो बी सी और ए सी में क्या रिलेशन है इसको समझते हैं। अगर आप इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को बी से सी तक ले जाओ, कहां से कहां तक ले जाओ, बी से सी तक, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो जो डिस्प्लेसमेंट आप अप्लाई कर रहे हो, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स, वो ये रहे, ठीक है ना, ओके। ये डिस्प्लेसमेंट आप अप्लाई कर रहे हो और ये फील्ड कैसी है, ये कंजर्वेटिव फील्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, ये अपन को पता है, चैप्टर 1 में अपन ने पढ़ा है, इट इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा लग रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, इसकी वजह से अगर मैं कहूं कि इस पे कितना वर्क डन होगा, तो आप जीरो वर्क डन कहोगे, करेक्ट है, जीरो वर्क डन। अच्छा, इसके अलावा एक और रिलेशन मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था कि हम लिखते हैं E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाय dr। इस रिलेशन को अपन जरा एक्सप्लोर करते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा था कि मान लो, पहले हम एक सिंगल चार्ज को फिर से समझ लेते हैं। एक ही आइसोलेटेड चार्ज है प्लस Q, ठीक है, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P पर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाकर रख रहे हो वाया वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स dr एट ईच स्टेप एट एनी इंटरमीडिएट पोजीशन। मान लो ये P डैश कोई भी इंटरमीडिएट पोजीशन है, यहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था वो ऐसा था, है ना, इस डायरेक्शन में, पर आप चार्ज को बहुत स्लोली, वेरी स्लोली मूव कर रहे हो, है ना, विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी, है ना, विदाउट एक्सिलरेटिंग द चार्ज, आप इसको बहुत स्लोली मूव कर रहे हो अगेंस्ट द फील्ड।
आप इस तरीके से इस पे जो है फोर्स जो है अप्लाई कर रहे हो, करेक्ट। फिर से देखो, फॉर एनी इंटरमीडिएट स्टेप जब आप वर्क डन लिखते थे DW, ठीक है, जब भी DW लिखते थे तो आप क्या लिखते थे, जो अप्लाइड फोर्स है टाइम्स जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट है DR, करेक्ट। और ये DR और अप्लाइड फोर्स आप इधर ला रहे हो, अप्लाइड फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो अगर आपको वर्क डन ऑब्टेन करना है तो आप इंटीग्रेशन करोगे 0 to W DW, ऐसे स्मॉल स्मॉल वर्क डन, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल वर्क डन मिल के आपका जो भी नेट वर्क डन बन रहा है, यानी आप इंटीग्रेशन करोगे यहाँ भी, अगर आप इन्फिनिटी से किसी पॉइंट R तक, यहाँ पे किसी डिस्टेंस R तक इसको लाकर रख रहे हो। अब अगर मैं इस FA को FE से रिप्लेस कर दूं तो FA और FE में क्या रिलेशन है, F इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ FE, है ना। अगर FE बना दूं मैं इसको तो यहाँ मैं लिख दूंगी नेगेटिव इन्फिनिटी टू R, और FE लिखूंगी तो उसकी वैल्यू हो जाएगी Q0 E DR, ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, Q0 E DR, ठीक है। ये अपना क्या था बेटा, FA डॉट DR था, है ना। तो यहाँ पे जैसे ही मैं FA को रिप्लेस करूंगी, वेक्टर FA इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर FE, जैसे ही रिप्लेस करूंगी, FE मैंने रख दिया तो इसको E डॉट DR भी लिखा जा सकता है, करेक्ट है, ओके। अब रही बात ये जो हमारी जो लेफ्ट साइड की इक्वेशन चल रही है, मैंने आपको एक छोटा सा निमोनिक बताया था, अगर आपको याद हो तो, विक्ट्री इज इक्वल्स टू विनिंग ओवर क्विटिंग, जिसमें ये W, ये Q और ये V जो है आपको याद रखना है। तो हम लिखते हैं कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इक्वल्स टू वर्क डन in bringing a unit positive test charge from infinity to that point by the test charge Q, करेक्ट। तो यहाँ ये जो आपने W लिखा है ना, इस W को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ और इस W की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, पोटेंशियल एट पॉइंट, किसी गिवन पॉइंट पे ना, तो V लिख दिया, खाली V लिख दिया। तो ये V से Q टेस्ट चार्ज क्या था, Q0, तो V Q0, W की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, V Q0 लिख सकते हैं, ठीक है। V Q0 इसको लिखा जा सकता है। सो V Q0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव Q0 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R, ठीक है, E डॉट DR हो जाएगा। मैंने आपको कहा था कि ये रिलेशन हम बाद में इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, तो ये मैं आपको रिलेशन जो है यहाँ पे डिराइव करके बता दे रही हूँ, ठीक। तो ये Q0 और ये Q0 जो है कैंसिल हो जाएगा। अब मैंने इन्फिनिटी टू अ पॉइंट की बात करी थी, अगर मैं कोई दो पॉइंट्स A और B लेकर चलूं, है ना, कोई दो पॉइंट्स A और B लेकर चला जाए, तो बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स ये जो V है, ये V अपना क्या बन जाएगा, डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, ठीक है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DR, जो भी आपके दो पॉइंट्स हैं A और B, ठीक है, लिख सकते हो। तो ये आपकी एक काम की इक्वेशन है बेटा, बहुत काम की, बेहद काम की इक्वेशन है, ठीक है, बात आ रही समझ में। यहीं से आप लिखते हो dV बाई DR इज इक्वल्स टू E, ये जो आपकी इक्वेशन आती है dV बाई DR इज इक्वल्स टू E, या E को लिखते हो नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस इक्वेशन के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, एक एक करके इस पे जो भी एप्लीकेशंस है, जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, आ सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने आपको शो कर दिया कि कैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, और उससे हम डेल्टा V को कैसे नेगेटिव इंटीग्रेशन A टू B E डॉट DR शो कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब यहां तक आपको बात क्लियर हो गई, ओके। तो बेटा अगर मैं इन शॉर्ट अगर इसको लिखूं तो E डॉट DR इज इक्वल्स टू माइनस DV लिखा जाएगा, करेक्ट। तो E डॉट DR को अगर आप एक्सपैंड करोगे, E डॉट DR को जरा एक्सपैंड कर दो तो क्या बनेगा, E DR cos थीटा बनेगा। यहाँ पे E डॉट DR को एक्सपैंड करो, है ना, तो बनेगा E DR cos थीटा। तो DR और E के साथ cos थीटा का क्या मतलब है, अगर आप जो DR डिस्प्लेसमेंट है वो फील्ड के परपेंडिकुलर हो,
फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो cos 90 कितना हो जाएगा, cos π/2 कितना हो जाएगा, cos π/2 कितना हो जाएगा बेटा, 0। इसको ऐसे समझ लेना, यहां पे मैं बता दूं, आपने लिखा डेल्टा v, ठीक है, इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रेशन a टू b ले लो, ठीक है, e डॉट dr की जगह e dr cos थीटा, ठीक है। अब अगर वेक्टर dr e के परपेंडिकुलर है, थीटा π/2 है, करेक्ट, तो थीटा π/2 होने का मतलब कि ये टर्म क्या हो गई, 0 हो गई, तो डेल्टा v इज इक्वल टू 0 हो गया। डेल्टा v 0 होने का मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 0। 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। इसका क्या मतलब हो गया कि इन दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या है, सेम है, ठीक है। पोटेंशियल at those 2 points is same। इसका ये मतलब हो गया, उन दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम है। बात आ रही समझ में। अब मैं अगर आपसे पूछूं तो ये यूनिफॉर्म फील्ड थी, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि अगर आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को बी पे रखते और बी से ए की तरफ ला रहे होते, आपको पॉजिटिव वर्क डन करना होता। आपको ऐसे भी मैंने समझाया था कि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होती है। कोई भी कॉन्सेप्ट लगा लो तो बी पे कम पोटेंशियल होगा, ए पे ज्यादा होगा। बट व्हाट अबाउट बी एंड सी, बी और सी की बात करी जाए तो क्या, तो आप देखो डीआर और ई के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो बी और सी वो पॉइंट्स हैं जहां पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है, इनके बीच में रिलेशन है एंड VB इक्वल टू VC, है ना। तो ये जो रिलेशन आपको पूछा गया है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा VA इज ग्रेटर देन VB implies VA is also greater than VC, क्योंकि why, since VB is equals to VC, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, नोट कर लो बेटा, नोट कर लो, इसकी जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, अच्छे से इसकी। और ये जो कॉन्सेप्ट अभी आप इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस पढ़ोगे तो वहां पे ये इक्वेशन फिर से यूज करी जाने वाली है, काम की, बेहद काम की इक्वेशन है, ठीक है बच्चे पार्टी, ओके। अब फिर से देख लो, मैं आपको बार बार बता रही हूं कि ये जो टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हम कवर करेंगे और दोनों के लिए, नीट के लिए और सीबीएसई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। सो 0 पॉइंट पोटेंशियल के बाद पोटेंशियल डिफरेंस इन यूनिफॉर्म फील्ड अपन ने कर लिया। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि नीट के लिए काफी, ये वाला जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पोटेंशियल। पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट किया जाए, इसमें मैं एक क्वेश्चन आपको करवा के इसको समझाऊंगी। फिर हम करेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज जो शेल के अक्रॉस क्या पोटेंशियल होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज शेल के लिए जो भी पोटेंशियल होता है वो डिस्कस करेंगे। फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ओके। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन v इज इक्वल्स टू दिया हुआ है समथिंग लाइक x स्क्वायर y प्लस y z प्लस 3z, ये v इज इक्वल्स टू दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड e, इससे e फाइंड करना है, सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, स्पेसिफिकली कहां पे बेटा, नीट में, नीट में आता है, ठीक है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम E इज इक्वल्स टू लिखते हैं माइनस dV बाय dr जनरल इक्वेशन, और हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। तो ग्रेडियंट इज बेसिकली दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय उन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या डिस्टेंस है। ग्रेडियंट के लिए एक सिंबल यूज होता है, इसको ग्रेड बोला जाता है, ग्रेड भी बोला जाता है, ऐसा सा सिंबल यूज होता है। तो इसको शॉर्ट में जो है अपन ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू
माइनस, ठीक है, डेल्टा वी, इसको रीड ऑल्सो, इसको डेल्टा DEL, डेल्टा भी रीड किया जाता है। बहुत सारे ग्रीक के डेल्टा सिंबल्स हैं जो आप फिजिक्स में यूज करते हो, ठीक है। तो इसको ग्रैड भी बोला जाता है, डेल भी बोला जाता है, डेल्टा भी इसको ऐसे इस तरीके से भी रीड किया जाता है, ठीक। ये जो डेल्टा का एक्सपेंशन होता है, ठीक है, ये होता है डेल बाय डेल एक्स। हाँ, ये भी डेल रीड किया जाता है, ठीक है। पर फंक्शन, ये ऑपरेटर्स हैं बेटा, थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड्स में इनके बारे में पढ़ोगे। ऑपरेटर्स इनको अलग अलग तरीकों से यूज किया जाता है। तो डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड, ऐसे 3 तरीके से। ये जो आपको दिख रहा है ये यूज किया जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है? अगर मैंने आपको बोला कोई इक्वेशन दे दी v इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, ठीक है। अगर मैंने बोला कि इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, ये लेट पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, उस केस में y और z कांस्टेंट के तरह ट्रीट किए जाते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने z स्क्वायर भी लिखा होता, मान लो मैंने yz, ऐसा ये इक्वेशन बना दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे x के साथ डिफरेंशिएट करना है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और yz कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। z स्क्वायर एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। yz दोनों ही कांस्टेंट हो जाएंगे, इसका डिफरेंशिएशन भी 0 होगा। मान लो सेम क्वेश्चन में मैंने पूछा होता डेल v बाय डेल y बताओ। अब डेल v बाय डेल y, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट होते, समझ आ रहा है? हाँ, सही पहचान गए, सही पहचान गए। x और z को कांस्टेंट कर दिया जाता, समझ रहे हो? तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसको छोड़कर बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट बन जाएंगे। तो y के रिस्पेक्ट में तो y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, x और z कांस्टेंट है एज इट इज। यहाँ पे y है ही नहीं, पूरा कांस्टेंट हो जाएगा 0। यहाँ पे y है तो y का डिफरेंशिएशन 1 और z एज अ कांस्टेंट एज इट इज। तो ये मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। तो असल में जब हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो इसका मतलब क्या है कि हम इस फील्ड को, ध्यान सुनना, हम इस फील्ड को ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो डेल बाय डेल आर ऑफ V, ये लिखा जा सकता है। और इसको और एक्सपैंड करके कैसे लिखेंगे? माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ V, ठीक है। ऑफ कोर्स ये x के लॉन्ग है तो आई कैप, ठीक। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो फिर माइनस डेल v बाय डेल y जे कैप माइनस डेल v बाय डेल z के कैप, है ना। ये ऐसे लिखा जाता है। अब आते हैं जो क्वेश्चन हमको, जो क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। क्वेश्चन, चलो एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। वो जो क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्क्रीन पे लिख के दिया था, अगर मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रही हूँ तो एक टाइनी लिटिल होमवर्क है ना। टाइनी लिटिल होमवर्क क्या है कि ये जो इक्वेशन दिख रही है ये आपका टाइनी लिटिल होमवर्क है। ये होमवर्क करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, मैडम मेरा आंसर आ गया, ये आया, फिर मैं आपको चेक करके बताऊंगी सही आया कि गलत आया, ठीक है। तो खैर अभी बहरहाल मैं आपको एक दूसरी इक्वेशन लेकर समझा देती हूँ। तो मान लो, ठीक है, क्वेश्चन में अब आपको v इज इक्वल्स टू 3xyz 3y² प्लस 2xz ऐसा कुछ दिया हुआ है, और अब फील्ड एट अ पॉइंट निकालना है, ठीक है। टू फाइंड फील्ड एट अ पॉइंट, ठीक है। फील्ड सिंपली टू फाइंड फील्ड, है ना। ये पोटेंशियल एट अ पॉइंट आपको दिया हुआ है, ठीक है। ओके, Ex निकालो, माइनस डेल बाई डेल एक्स v आई कैप निकालो। तो x को छोड़कर बाकी सारे कांस्टेंट हो गए। यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 है ना, तो 3x का डिफरेंशिएशन 1 तो 3yz बचा। यहाँ पे x नहीं है तो डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 है ना, तो 2z बचा आई कैप। इसको कैसे लिख सकते हैं? 3yz प्लस 2z आई कैप। EY माइनस डेल v बाय डेल y जे कैप, ठीक है।
अब y को छोड़कर सारे कांस्टेंट, तो y का डिफरेंशिएशन 1, 3xz बचेगा। y स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 6y, डिफरेंशिएट कर दो बेटा। 2xz y है ही नहीं तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। j कैप क्या मिल रहा है 3xz प्लस 6y j कैप, ये मिल रहा है। ठीक है, ओके। Ez की तरफ चलते हैं तो माइनस डेल v बाय डेल z k कैप इज इक्वल्स टू z का डिफरेंशिएशन 1 तो 3xy, ठीक है। 3y स्क्वायर z है ही नहीं, 0 डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और 2xz तो 2xz, z का 1 तो 2x बचेगा j कैप, तो ये क्या हो जाएगा 3xy प्लस 2x j कैप। कुछ मिस किया है क्या, ध्यान से देखना, ये माइनस साइन आएगा ना सब में आगे, तो माइनस 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 माइनस, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अब अगर फील्ड की इक्वेशन आप लिखोगे तो फील्ड की इक्वेशन कैसे लिखोगे, वेक्टर E इज इक्वल्स टू ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप, ये होगी आपकी फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज निकाली है पुट करते जाएं। देखो बेटा, सब में जो माइनस है वो तो कॉमन ही आ जाएगा, है ना। सो 3yz प्लस 2z आई कैप प्लस 3xz प्लस 6y j कैप, ठीक है, प्लस 3xy प्लस 2x k कैप। तो इस तरीके से जो है फील्ड की इक्वेशन जो है बेटा लिखी जाती है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लो, है ना। नीट में ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस जो आते हैं, नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर नीट, है ना। अब देख लिया हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, छोटे मोटे टॉपिक्स, है ना। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड में पोटेंशियल अलग अलग पॉइंट्स पे क्या क्या होगी पता कर लिया, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पोटेंशियल कर लिया। अब अपन का टॉपिक बचता है पोटेंशियल ऑफ अ स्फीयर कैरिंग यूनिफॉर्म चार्ज, यानी कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल के आसपास की पोटेंशियल अपन पता करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड, ये भी पता करेंगे। ठीक है, ओके। टॉपिक क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन शेल। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन शेल की वजह से पोटेंशियल अपन को निकालना है। ठीक है, ओके। तो ये अपन ने शेल मान ली, इसके ऊपर मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, ये हो गया इसका सेंटर, ये हो गया रेडियस r। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट अपन P ले लेते हैं बाहर, और बाहर का एक पॉइंट है P, और यहाँ पे जो डिस्टेंस ये जो है सेंटर से, ये छोटा वाला r, ये अपना सेंटर पॉइंट क्या हो गया बेटा O हो गया। ठीक है, ऑल्सो अंदर कोई पॉइंट यहाँ पे M ले लेते हैं। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो, जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लो। कर लिया ड्रॉ, ठीक है। केस 1, केस 1 की बात करी जाए। ठीक है, फॉर एक्सटर्नल पॉइंट P, बाहर के किसी पॉइंट P की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाहर के किसी पॉइंट P की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा बेटा एक चीज देखो कि हमने पढ़ा है, वी नो दैट V
नो दैट। दो तरीके से इसको प्रूव कर सकते हो। मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट तरीका बता रही हूँ, क्योंकि जो भी प्रूफ या डेरिवेशन है वो सीबीएसई में आती है। नीट में आपकी प्रूफ और डेरिवेशन तो आने वाली नहीं है, आपको सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक, सो वी नो दैट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन शेल, uniformly charged thin shell behaves as if entire charge is concentrated at its center, है ना। रिकॉल, थोड़ा सा रिकॉल करो। फील्ड एट पॉइंट पी अगर आपको निकालना है, पी पॉइंट पे कितनी फील्ड निकालनी है, तो अपन ने पिछले चैप्टर में करा था इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। मान लो इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, तो के ई क्यू है ना, गॉसियन सरफेस लेकर माना था अपन ने, बाय आर स्क्वायर, ये जहां पे आर ग्रेटर देन आर। और इससे अपन ने प्रूफ किया था कि अगर कोई पॉइंट चार्ज यहाँ सेंटर पे रखा होता, अगर ये क्यू चार्ज यहाँ सेंटर ओ पे रखा होता, तो भी पी पॉइंट पे उतनी ही फील्ड आती जितनी पूरे स्फेयर की वजह से आ रही है ना, पूरे शेल की वजह से आ रही है। पी पॉइंट पे उतनी ही फील्ड आती अगर ये क्यू चार्ज यहाँ सेंटर पे रखा होता। तो जो एक यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है, थिन शेल, वो ऐसे बिहेव करता है कि उसका चार्ज उसके सेंटर पे रखा हुआ है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हेंस पोटेंशियल एट पॉइंट पी, अगर ये चार्ज यहाँ पे वर्चुअली प्रेजेंट है ना, तो ये होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के ई, टोटल चार्ज क्यू, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है आर। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो एक्सटर्नल पॉइंट पे, किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे बेटा, ये नोट कर लो, मुद्दा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट पे पोटेंशियल अपन ऐसे निकाल रहे हैं, करेक्ट। एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। अगर मैं ऑन द स्फीयर की बात करूं, है ना, तो बाय सेम लॉजिक केस 2 बात करते हैं अपन, केस 2 की बात करते हैं। केस 2 ऑन द स्फीयर, स्फीयर के ऊपर की बात करी जाए, है ना, तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा, v, मान लो मैंने इस पॉइंट को, है ना, क्या नाम दे दिया, ये ऑन द स्फीयर है तो इसको मैंने m नाम दे, m यहाँ पे तो n नाम दे दिया। ठीक है, vn ऑन द स्फीयर की बात हो रही है। स्फीयर ना बोलकर अपन इसको शेल बोलेंगे ना, शेल बोलेंगे, सॉलिड भी हो सकता है स्फीयर, अपन हॉलो शेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ऑन द शेल। ठीक है, सो vn इज इक्वल्स टू के ई क्यू, और नीचे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, नीचे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। ठीक है, अब जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है उसकी बात करेंगे, जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है उसकी बात करेंगे। फिर से ये अपना शेल है, इसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये यूनिफॉर्म चार्ज इसके ऊपर जो है यूनिफॉर्मली ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मैं आपसे ये पूछूं, याद रखना, अगर मैं आपसे ये पूछूं ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर है ना, तो ये कोई पॉइंट है अंदर m, तो यहां पे कितना पोटेंशियल होगा, यहां पे कितना पोटेंशियल होगा, करेक्ट। ओके, अब बेटा गौर से देखना, गौर से, एकदम गौर से देखना। ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस अपन ने लिखा v इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के ई क्यू बाय आर। क्या रेडियस ऑफ द शेल कांस्टेंट है ना, ये सारा का सारा वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल जो शेल के ऊपर जो भी पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, तो डेल्टा v, या ये कह लो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द शेल, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द शेल 0 हो गया। नो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब, इसका मतलब क्या हो गया, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज
a charge from one point to other on the shell, one point to other on the shell is equals to 0, क्योंकि चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तभी मूव करता है जब दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो। यहां सरफेस पे पोटेंशियल कांस्टेंट आ रही है ना, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अगर मैंने सोचा कि मैं ना कोई टाइनी सा छोटा सा एक चार्ज ले लेती हूँ, यहाँ पे मैंने Q0 ले लिया और Q0 को मैं मूव कर रही हूँ अलॉन्ग द सरफेस, मान लो फ्रॉम पॉइंट A टू B, तो ये जो वर्क डन मुझे लगा मूव करने में A टू B, ये 0 होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ठीक, अच्छा, वी ऑल्सो नो दैट, केस 3 की बात करते हैं। केस 3, ठीक है, बात कर रहे हैं एट M, इनसाइड द शेल की, इनसाइड द शेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, वी नो दैट E इनसाइड 0 होता है। फिर से पिछले लेक्चर्स आप देख लेना, गॉस लॉ की एप्लीकेशन में अपन ने एक अंदर गॉसियन सरफेस, अंदर क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इमेजिन करी थी, अज्यूम करी थी, है ना, और फिर अपन ने E इनसाइड को 0 प्रूफ किया था क्योंकि चार्ज स्फीयर की बॉडी पे है, शेल की बॉडी पे है, तो E इनसाइड 0 था। ठीक है, अब E इनसाइड 0 है तो क्या इसका मतलब है कि अंदर पोटेंशियल 0 होगा? क्या इसका मतलब है कि अंदर पोटेंशियल 0 होगा? अब यहां फिर से मैंने आपको कहा था ये इक्वेशन बहुत जगह काम आने वाली है। कौन सी इक्वेशन? डेल्टा V इज इक्वल्स टू नेगेटिव इंटीग्रेशन A टू B E डॉट dr। चेक करो, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा V इज इक्वल्स टू नेगेटिव इंटीग्रेशन A टू B, A एंड B आर 2 पॉइंट्स, ठीक है, सच दैट आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हो चार्ज को, तो VB इज ग्रेटर देन VA। ये मतलब है यहाँ A और B का। ठीक है, खैर, तो ये था बेटा वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे E को 0 पुट कर दो, E इनसाइड को क्या पुट कर दो? 0 पुट कर दो। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको 0 पुट करते हो, इसका मतलब क्या होता है? डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा V इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और डेल्टा V 0 होने का मतलब क्या है? V इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, V इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो जो सरफेस पे पोटेंशियल था मैक्सिमम, उतना ही पोटेंशियल इनसाइड होगा, विच इज इक्वल्स टू KE Q बाय R। इससे बड़ी पोटेंशियल की वैल्यू हो नहीं सकती। ठीक है, इससे बड़ी पोटेंशियल की वैल्यू हो नहीं सकती, और सरफेस से दूर जाने पे पोटेंशियल घटता है, तो इतना ही पोटेंशियल अंदर भी होगा, कांस्टेंट होगा, और जितना सरफेस पे होगा उतना ही अंदर होगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये क्वेश्चंस के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ लिखे हैं, तो इनको नोट करते जाना। ठीक है, इनको नोट जरूर करते जाना। ठीक, अब अपन ने चैप्टर 1 में E वर्सेस R का ग्राफ देखा था, E वर्सेस R का ग्राफ देखा था। ये है R इज इक्वल्स टू R, यहाँ पे R ग्रेटर देन R, रेडियस से बड़ा है, और यहाँ पे R लेस देन R। चलो इसको अब अपन क्या करते हैं, V वर्सेस R का देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे R इज इक्वल्स टू R, R ग्रेटर देन R, और ये R लेस देन R, और ये सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ द स्फीयर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर से लेकर रेडियस तक E कितनी थी? 0, और फिर स्फीयर पे मैक्सिमम, और उसके बाद ऐसे डिक्रीज हो रही थी। ये E मैक्स थी, है ना, E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहाँ पे यहाँ तक, ठीक है, V क्या है? कांस्टेंट है, और इसके बाद V प्रोपोर्शनल टू 1/r डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और ये कांस्टेंट वैल्यू कितनी है? KE Q/R। तो ये इनके ग्राफ का कंपैरिजन हो गया। ये सेक्शन भी बेटा VVIP सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है फॉर बोथ CBSE एग्जाम एंड नीट एग्जाम। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना।
अब जो लास्ट सेक्शन बच रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इन यूनिफॉर्म फील्ड, तो इसका क्या मतलब है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट जो सेक्शन बच रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इन यूनिफॉर्म फील्ड, इसका क्या मतलब है, ठीक है, ओके। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक सोर्स चार्ज है और सोर्स चार्ज के पास कोई टेस्ट चार्ज लाया जाता है, तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी जो है हम स्टोर करते जाते हैं, जितना वर्क डन करते जाओगे उतना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करते जाओगे, है ना। अब बात हो रही है कि यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म फील्ड है। यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू नॉट, ठीक है, इज रिलीज्ड एट रेस्ट, इसको अपन ने क्या करा, रेस्ट से छोड़ दिया, इसको अपन ने रेस्ट से छोड़ दिया। तो एग्जैक्टली वर्क डन कितना होना चाहिए पहले तो उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u इज इक्वल्स टू 0, u इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 0, ठीक है, ओके। कुछ फाइनल जो भी इसकी वेलोसिटी है आफ्टर सर्टेन टाइम हम लिखते हैं उसको v इज इक्वल्स टू u प्लस at, और आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है ना, एक्सेलरेशन को कैसे लिखा जाता है, e बाय m इंटू टी। तो जो आपका v बन जाता है, v कितना बन जाता है, e बाय m इज रिलीज्ड एट रेस्ट, रेस्ट पे छोड़ा, तो u इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0, v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा u प्लस at, है ना, पता है पहले से u 0 और a कितना होता है e बाय m इंटू टी, तो ये वेलोसिटी हो जाती है। तो एट एनी गिवन टाइम अगर मैं आपसे पूछूं कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है डेल्टा के, कितना हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर माइनस m u स्क्वायर, करेक्ट। तो u तो वैसे ही 0 है, हाफ m v स्क्वायर, बेसिकली हाफ m v स्क्वायर, करेक्ट। अब मान लो कि यहां पे चार्ज के ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस एक्ट कर रही होती, ठीक है। देखो चार्ज मूव कर रही है अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, है ना, ये जो चार्ज है ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रही है। यहां तो मैंने बोला कि चलो इसको रेस्ट पे अपन ने रिलीज कर दिया, ठीक है, रेस्ट पे रिलीज कर दिया। इसको वाइस वर्सा भी पूछा जा सकता था, इसको वाइस वर्सा भी पूछा जा सकता था, ध्यान से सुनना, ठीक है, कि ये जो चार्ज है ये ए से बी नहीं जा रहा, ए से बी जा रहा है, आप काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो, ठीक है। मान लो इसको रिवर्स कर दिया जाए, बी से ए तक लाया जा रहा है, चार्ज को बी से ए तक लाया जा रहा है, ठीक है। तो बी से ए तक लाया जा रहा है, तो किसी पोटेंशियल डिफरेंस पर हम इसको जो है एक्सेलरेट कर रहे हैं, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है v, आपको पता है कि ये ए पे ज्यादा होगा, डिक्रीज करता है ना भैया फील्ड की डायरेक्शन पोटेंशियल, और बी पे कम होगा। तो जो इनका पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वी ए माइनस वी बी, इसको अपन सिंपली वी लिख देते हैं, ठीक है। तो अपन वर्क डन कितना लिखेंगे, फिर से देखो क्यू टाइम्स वी, है ना, और ये जो वर्क डन है यही आपका पोटेंशियल एनर्जी बन सकता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल अगर आप अप्लाई करते हो तो जो भी नेट गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है इन द रिवर्स डायरेक्शन, वो सेम जो है नेट गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा। ए से बी जाने में जो काइनेटिक एनर्जी है और बी से ए जाने में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर होनी चाहिए, करेक्ट, ठीक है, ओके। तो इस लिहाज से हम लिख सकते हैं, क्या देखा जाए अच्छे से, इस लिहाज से हम लिख सकते हैं क्यू वी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, जहां पे क्यू वी बेसिकली आपकी वो पोटेंशियल एनर्जी थी, इज इक्वल्स टू आपने यहां से इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर जो आता है
वेलोसिटी निकाल सकते हो, है ना। वेलोसिटी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स QV, ये 2 पर जाएगा, नीचे m। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। फिर से देख लो, एक यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है। यूनिफॉर्म फील्ड में नेचुरली अगर एक चार्ज को रेस्ट पे रिलीज किया जाए तो वो A से B जाएगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, हाफ mv² लिख सकते हो, और कैसे लिख सकते हो, हाफ mv का स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, E/m इंटू टी, ऐसे भी लिख सकते हो, E/m इंटू टी, ठीक है। ओके, ये आप एक्सप्रेशन लिख सकते हो। पर अगर मान लो मैं इसको जस्ट रिवर्स करूं कि B से A तक ला रहे हैं, अपन ने वर्क डन करा, वो वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन गई सच दैट B से A तक लाने में जो है A पे जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे आ जाता है, ठीक है। तो उस केस में Q टाइम्स V को अपन किसके बराबर लिख सकते हैं, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो V वेलोसिटी यहाँ से निकाला जा सकता है, QV को हाफ mv² के बराबर रख दो 2qv/m। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी ऑफ द चार्ज निकाल सकते हैं। इस पर भी आपको काफी सारे जो क्वेश्चंस हैं देखने को मिलेंगे कि एक यूनिफॉर्म फील्ड में V पोटेंशियल से जो है V पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज को एक्सेलरेट किया जाता है, तो अगर चार्ज को एक्सेलरेट किया V पोटेंशियल डिफरेंस से तो क्या वेलोसिटी वो गेन करेगा बताओ, है ना। तो इस तरीके से जो है अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था बच्चा वाड़ी। So thank you so much for joining today in this lecture. But I hope and I wish कि आप proper notes बनाओगे, सारे notes बनाते जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि प्रियंका मैम क्लास के बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हैं। अब अगर फॉर्मूले पते होंगे तभी तो न्यूमेरिकल ढंग से प्रैक्टिस कर पाओगे, है ना। तो जो जो चीजें मैं आपको बोल रही हूँ, प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपर DPP सॉल्व करो, कमेंट बॉक्स में डाउट्स पूछो, इसको रिलीजियसली कर लो बेटा, कर लो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।